ये जरा सुनिए आप जरा। नूरसराय की एक खासियत है, यहाँ के जो हमारे विश्वकर्मा समाज के भाई लोग हैं, सब लोगों ने अपने मेहनत से नूरसराय का एक नाम दिया है। जितने भी तरह के पाठ पुर्जे बनते हैं कृषि कार्य के लिए, उसमें उत्कृष्ट काम कहीं होता है तो वो कहाँ होता है? नूरसराय। लेकिन किसी एक भी हमारे जो इतने अच्छे हमारे जो कारीगर लोग हैं, मिस्त्री लोग हैं, कभी सम्मानित को किया है? कभी सम्मानित नहीं हुए। और आप समझिए कि जहां इतने हुनरमंद लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे कारीगर हैं, यहाँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बड़ा उद्योग लगना चाहिए कि नहीं? आप बताइए, बताइए आप लोग, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जब ये लगेगा तो सिर्फ नालंदा जिला नहीं, बिहार के कोने कोने से लोग इस प्रकार का सामान खरीदने के लिए आपके नूरसराय में आएंगे। ये जरा सुनिए आप जरा। नूरसराय की एक खासियत है, यहाँ के जो हमारे विश्वकर्मा समाज के भाई लोग हैं, सब लोगों ने अपने मेहनत से नूरसराय का एक नाम दिया है। जितने भी तरह के पाठ पुर्जे बनते हैं कृषि कार्य के लिए, उसमें उत्कृष्ट काम कहीं होता है तो वो कहाँ होता है? नूरसराय। लेकिन किसी एक भी हमारे जो इतने अच्छे हमारे जो कारीगर लोग हैं, मिस्त्री लोग हैं, कभी सम्मानित को किया है? कभी सम्मानित नहीं हुए। और आप समझिए कि जहां इतने हुनरमंद लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे कारीगर हैं, यहाँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बड़ा उद्योग लगना चाहिए कि नहीं? आप बताइए, बताइए आप लोग, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जब ये लगेगा तो सिर्फ नालंदा जिला नहीं, बिहार के कोने कोने से लोग इस प्रकार का सामान खरीदने के लिए आपके नूरसराय में आएंगे। बिहार छोड़ दीजिए, झारखंड का लोग आएगा, बंगाल का लोग आएगा, यूपी का लोग आएगा, नेपाल से भी लोग आएंगे। तो जब लोग आएंगे, आप सामान बनाएंगे, उसको बेचेंगे, तो किसको फायदा हो? फायदा हमारे जो लोकल लोग हैं उनको फायदा होगा, उनको रोजगार मिलेगा, और साथ ही साथ सरकार को भी फायदा होगा कि उनको उसमें जीएसटी टैक्स मिले। सोचने की बात है ना। वो जितने हमारे कारीगर लोग हैं, मिस्त्री लोग हैं, अपने आप जितना संभव हो रहा है वो कर रहे हैं। सरकार का कोई योगदान नहीं है। और देखिए, सरकार होती क्या के लिए? सरकार की जिम्मेवारी क्या होती है कि जहां जिस प्रकार के हुनर के लोग हैं, जहां जिस प्रकार के स्किल के लोग हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको उस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए, और जिससे कि आगे और भी रोजगार के अवसर पैदा हो। आप जरा समझिए इस बात को। अभी मैं गया हुआ था भागलपुर में, खगड़िया में, पूर्णिया में मेरा सम्मेलन था। मुझे सुन के इतना खराब लगा, और आप लोग तो नालंदा वाले पूरा तरह से व्यस्त हो गए। एक सरपंच साहब आए हुए थे। सरपंच साहब, जरा सोच लीजिए, उनको धमकाया गया पंचायत के कार्यालय से, सरपंच को भी और पंच को भी, मुखिया को और वार्ड मेंबर को तो छोड़िए, उनको तो धमकाता ही है। सरपंच पंच को भी धमकाया गया कि आप मीटिंग में ले जाओगे तो एफआईआर करा देंगे। भाई, किसी मीटिंग में जाना कौन सा गुनाह है, कौन सा अपराध, जरा बताइए। नीतीश बाबू को बताना चाहिए कि किसी मीटिंग में जाना कौन सा अपराध है। और वो विभाग किसके अंदर आता है? पंचायती राज किसके अंदर आता है? बताइए आप लोग जरा। इनका कोई काम नहीं है, इन लोगों को इनका सिर्फ एक ही काम रहता है, लोगों को धमकाना, उनके खिलाफ एफआईआर कराना। और जरा आप जान लीजिए, एफआईआर का जो पूरा का पूरा माहौल बनाया जाता है, उससे लोग तनाव में रहते हैं, लोग दबाव में रहते हैं, तो लोग जो काम भी करना चाहते हैं वो काम संभव नहीं है।
तो बताइए, जो 35 साल तक आदमी अगर वो विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मंत्री है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये नालंदा क्षेत्र के लोग इस बात को जानते हैं, जो आपके मंत्री है ना, उनको नीतीश बाबू ने मंत्री नहीं बनवाया था। मैं बता दूंगा, मुख्यमंत्री वो जरूर थे, लेकिन आप भी जानते हैं कि नीतीश बाबू कभी इनको पसंद नहीं करते थे। नालंदा में उन्होंने हरिनारायण बाबू को मंत्री पद से हटाया था, याद करिए। मंत्री बनाना था, इनके नाम पर वो तैयार नहीं थे। मैंने कहा कि भाई सरमन जी को मंत्री बना दीजिए तुलबास, और ये पूछना है तो सरमन जी से अकेले में पूछ लीजिएगा, और इनके मित्र संजय गांधी से पूछ लीजिए। और ये भी देख लीजिए कि मैंने जब मंत्री बनवाया था तो सरवण कुमार जी के पास क्या विभाग था? ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य दोनों था ना, कि भाई जितने भी ग्रामीण इलाके काम हो जाएंगे। और जब हम हटे तो आज सरवण जी के पास क्या मंत्रालय है? ग्रामीण विकास। आप जरा समझिए। और जब मैं केंद्र में मंत्री था, बता रहे थे ना आपको प्रीतम सिंह जी, मैं केंद्र में मंत्री था, मैं जाति की बात नहीं करता हूं, लेकिन यह भी सही है कि समाज से बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली में मैं एकमात्र कैबिनेट मंत्री था जेडीयू की तरफ से। इस्तीफा मेरा किससे मंगवा रहे थे? सरवण कुमार जी से। इस्तीफा किनसे मंगवा रहे थे? तुष्मंतर कुशवाहा। इतना समझिए इस बात को। हमारा इस्तीफा हो गया, हम मंत्री नहीं है नीतीश बाबू। तो बिहार में आप जेडीयू से किसको मंत्री बनाए? सरवण बाबू को केंद्र में मंत्री बनाते तो हमको अच्छा लगता कि चलो भाई हम हटे तो हमारा जो इस्तीफा मांगो वही मंत्री बन गए। तो वो तो वहीं के वहीं पड़े रह गए। और बना किनको दिए? जो आपके पुराने मित्र हैं मुंगेर से, उनको भी मंत्री बना दिया। तो इन लोगों के पेट में कभी भी मैं जब मंत्री था तो बर्दाश्त नहीं हुआ, और अब बर्दाश्त कर रहे हैं ना। अब नालंदा को ले लीजिए, नालंदा के आपके सांसद हैं 4 टर्म से। कौशलेंद्र जी 4 टर्म से सांसद है ना। तो ये बताइए कि अगर केंद्र में जेडीयू कोटा से मंत्री बनाना ही था तो कौशलेंद्र कुमार को काहे नहीं बनाया? काहे नहीं बनाया? 4 टर्म का एमपी है, लेकिन नीतीश बाबू नहीं बनाए। ये देखिए सोच। उनको लगता है कि सिर्फ वो कुर्सी पर है, बाकी लोग सब लोग उनका जो है पहरेदारी करता है। देखिए सब लोगों ने, आप सब लोगों ने मेहनत किया, तब जाकर के वो मुख्यमंत्री बने। और आज क्या स्थिति है? आज देख रहे हैं ना, आज नीतीश बाबू की मानसिक स्थिति ठीक है, क्या से क्या बोल देते हैं, जिस मीटिंग में जाते हैं कितनी देर तक रहते हैं आप सब जानते। आज क्या स्थिति है भाई? आज आप देखिए कि जिन नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश बाबू एक हैसियत से बात करते हैं, आज एक बार नहीं 3 बार उनका पैर छू चुके। ये समझिए कारण क्या है कि हम लोग जब साथ में थे तो नीतीश बाबू वो जो बोलते थे लोग सुनते थे, काम करते थे तो दिखता था। लेकिन आज क्या है, वो क्या बोल देंगे कहना मुश्किल है, क्या कर देंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि स्वास्थ्य उनके कंट्रोल में नहीं है। और ये किसी के लिए भी संभव है। तो देखिए अभी समय आ गया, 2025 का चुनाव आ रहा है, सामने चुनाव है। सब लोग क्या बोल रहे हैं कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो नीतीश बाबू तो पिछले 1 साल से जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं आप देख रहे हैं। नीतीश बाबू कहीं जाते थे, उनका घंटों भाषण होता था, लोगों को समझाते थे। लेकिन आज क्या है, जाते किसी प्रकार घुमा फिरा के लोग आ जाते। तो बिहार में जब आगे अब सरकार बननी है तो आपको सोचना ना पड़ेगा कि करना क्या है। नीतीश बाबू अब वो नहीं है जो पहले हुआ करते थे। इसमें तय कर लेना है कि हम लोगों को अपनी ताकत से बिहार में फिर से अपना शासन बनाना है। यह तय करना बहुत जरूरी है।
तभी ना होगा। और शासन काहे चाहिए? शासन इसलिए चाहिए कि बिहार आज भी पिछड़ा प्रदेश है। बिहार से आज भी हमारे लोगों का पलायन हो रहा है। बिहार आज भी मजदूरों की मंडी बन के रह गया। जहां जहां हमारे बिहार के लोग जाते हैं, लोग क्या क्या कह देते हैं, आप देखते रहते हैं। अब आप देखिए जरा, बिहार में पढ़ाई लिखाई के बाद बच्चा कहां जाता है? नालंदा जिला का पता कर लीजिए, कितने बच्चे हमारे कोटा में पढ़ रहे हैं। इस वर्ष मैं देख रहा था, बिहार के कोटा में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया। कोटा में पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो जो कोटा में हो सकता है वो नूरसराय में नहीं हो सकता क्या? नूरसराय में भी हो सकता है। वो करने की जरूरत है। और आज आप देखिए जरा, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। कल ही देखिए प्रधानमंत्री जी ने जातीय जनगणना की घोषणा की है। किया ना? किया है ना? भाई हम लोग सब उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जरा समझिए कि किस समय घोषणा किए हैं। किस समय घोषणा किए हैं? जब आप देख रहे हैं कश्मीर में क्या स्थिति है। अब पहले क्या कहते थे लोग? अब बिहार में तो जातीय जनगणना नीतीश बाबू करा चुके हैं। करा चुके हैं ना? पहले हो चुका है, 215 जातियों गणना हो चुकी। और उसमें मैं बार बार बोलता हूं कि बनिया समाज को 19 जाति का एक ही जगह आपने गणना करा दिया। तो आप समझिए, आपने जातीय जनगणना करा दिया। जातीय जनगणना के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और नीतीश बाबू भी कहते थे कि भाई जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी। तो 215 जाति के लोग को आपने सर्वे कराया, उनकी जनगणना कराई और 40 सांसद आपके बने। गिन लीजिए, 17-18 जाति के लोग ही बने। तो नीतीश बाबू से तो पूछेंगे ना कि बताइए भाई, बाकी लोगों को क्या होगा? बाकी की क्या व्यवस्था होगी? ये तो हो गया उधर। अब जरा इस बात पर बड़ा गंभीर बात मैं कहने जा रहा हूं, इसको सुनिएगा। क्योंकि सब लोग हमारे बिहार के बच्चे बच्चियां पढ़ने में तेज है, लेकिन उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़, जरा समझिए। हम जानते हैं 82 में IAS में कंपीट किए, 82 में, उसमें कोई आरक्षण नहीं होता। आज आरक्षण है। आप जरा इस बात को सुनिएगा, मैंने उधर भी कहा। सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? पिछड़ा पिछड़ा की कितना? 64%। नीतीश बाबू ने सर्वे करा दिया। 20% आबादी है हमारे, जितने भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, 84%। आप जरा समझिए, अभी पिछले सप्ताह ही IAS का रिजल्ट निकला। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अखबार में देखे होंगे, 1009 बच्चों का रिजल्ट निकला। जरा सुनिएगा मेरी बात गौर करके कि 2 जगह केंद्र में भी पिछड़ा प्रधानमंत्री है, राज्य में भी पिछड़ा मुख्यमंत्री है, लेकिन हो क्या रहा है जरा समझिए। 1009 वैकेंसी। अब पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का सिर्फ 318 बच्चा कंप्लीट। आबादी कितना है? 64%। कंप्लीट कितना किया? 31%। हम किसी जाति के बच्चों के खिलाफ नहीं, लेकिन आप जब समझिए कि सामान्य वर्ग के लोगों की आपने आरक्षण 10% का दिया है और उनके 444 बच्चे कंप्लीट किए IAS में। 444, 1000 में 444 कितना हुआ? 44%। तो जिसकी आबादी 10%, उसका IAS अफसर कितना बढ़ेगा? 44%। किनके राज्य में? आदरणीय प्रधानमंत्री जी या नीतीश बाबू के राज्य में। और जिसकी आबादी 64%, उसका सिर्फ बनेगा 31% IAS IPS। किनके राज्य में? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश बाबू के राज्य में। हुआ कैसे? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मैं देख रहा था, इंटरव्यू होता है, आप सब जानते हैं, बच्चा लोग इंटरव्यू देने जाते हैं।
एक रिटर्न परीक्षा हुआ, रिटर्न परीक्षा में गरीब घर के बच्चे ज्यादा नंबर लाके पास कर जाते। इंटरव्यू में जाइए जरा क्या होगा, ये सुनिए आप, तब आपको समझ में आएगा। एक बच्चे ने एक नाम दिया, मैं आऊंगा उसको। भाई हम लोग सब चिंतित हैं कि देश में आतंकवादी हमला कर देता, हमारे निरपराध लोगों की हत्या कर देता, हमारे जो लोग टूरिस्ट जाते हैं कश्मीर उनकी हत्या कर दिया। लेकिन हमारे जो बच्चे, आपके बच्चे बच्चियां जीवन भर मेहनत कर करके, कठोर परिश्रम करके, आपका पैसा खर्च कर करके जब परीक्षा देती है, उसमें रिटर्न में अच्छा नंबर लाती है और इंटरव्यू में उसको नंबर नहीं दिया। ये कौन सा बात है जी, बताइए, ये कौन सा बात है? तो मैं देख रहा था एक बच्चा जो पीड़ित है वो कह रहा था कि ये जो है जातंकवाद है। सुन लिए, जातंक, जाति के नाम पर किसी को कम आप नंबर दे रहे हैं तो जातंकवाद नहीं है क्या? आप देखिए जरा, इसको और मैं बता, जो गरीब गुरबा ग्रामीण का बच्चा, हम उदाहरण दे रहे हैं, मैं देख रहा था उस बच्चे का, उसको रिटर्न में 766 नंबर आया हुआ है। कितना? 766। इंटरव्यू में नंबर दिया 112। कितना हुआ? 878 नंबर, इतने हुआ। अब जरा समझिए, ये किसको मिला? जो गरीब गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, इनके बच्चे। अब जो सामान्य सब के बच्चे हैं, जरा देख लीजिए, उनका रिटर्न में कितना नंबर है? 679। कितना? 679। और इंटरव्यू में कितना नंबर है? 201। उधर उस बच्चे को, मीना समाज का बच्चा है, उसको 112 नंबर और दूसरे बच्चे को 201। कितना नंबर का फर्क हुआ? सोचिए, करीब करीब 90 नंबर का फर्क दे रहा है इंटरव्यू में। सर रिजल्ट क्या हुआ कि जिसको आईएएस नहीं बनना था वो आपके चलते वो आईएएस बन गया, और जिसको आईएएस बनना था आपके चलते वो आईएएस से बाहर हो। ये बर्दाश्त करेंगे आप लोग? बोलिए ना। ये चुप रहिएगा तो यही सब चलते रहता है। बिहार में भी यही हाल होता है। बीपीएससी का हाल देख लीजिए। बीपीएससी का क्वेश्चन आउट, पैसा लेके क्वेश्चन खरीद लेता है, पैसा लेके परीक्षा मैनेज कर लेता है, और यहां भी इंटरव्यू में पता कर लीजिए अब जाकर, जो गांव गिराव के बच्चे हैं उनको कम नंबर दिया जाता है। हमने नीतीश बाबू को सलाह दिया था, मैं बता रहा हूं। मैं कहा था कि देखिए मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं, मुझे इंटरव्यू में नंबर नहीं दिया था, लेकिन इतना हमारा खुद रिटर्न में नंबर था कि उनके कम नंबर देने के बाद वो अच्छे नंबर लाए। हम लोग किसी के सहारे नहीं है। आप जरा समझिए, मैं बिहार में कहा था कि इंटरव्यू का नंबर कम कर दीजिए और इंटरव्यू में कर दीजिए कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर होना चाहिए, कि अगर 200 का है तो 120 ज्यादा से ज्यादा देंगे और कम से कम 100 देंगे, तब अन्याय नहीं होगा। यहाँ 200 का इंटरव्यू है तो एक बच्चा पाएगा 199 और दूसरा बच्चा पाएगा 20। उसको गला देते रहे कि नहीं देते रहे? आधे घंटे में कैसे समझ लेगा कि कोई बच्चा कितना तेज है? कोई समझ पाएगा क्या? मशीन लगा हुआ है। लेकिन ये जो मैंने अभी देखा साहब, ऐसे एक नहीं सैकड़ों बच्चे के साथ ही हर एक साल खुलवा। और जब आप पूछिएगा नेता सबसे, बोलेंगे हमने तो मंडल कमीशन के बाद आरक्षण दे दिया। 30 साल हो गया साहब, 30 साल के बाद भी क्यों 31% पर लटका हुआ है? कोई ध्यान देने वाला नहीं है, सबकी मनमानी है। जिसको आप कुर्सी देते हैं उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो आदमी देख कर करके, चेहरा देख कर करके, क्षेत्र देख कर करके, जाति देख करके वो नंबर देता है, जिससे कि बच्चों के साथ नुकसान।
ये बर्दाश्त करेंगे? और इसीलिए देखिए अब समय आ गया है भाई। आप जातीय जनगणना तो प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं, नीतीश बाबू पहले बिहार में करा दिए। ये कौन सुनिश्चित कराएगा कि जब हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ करके इंटरव्यू में जाएंगी, इंटरव्यू देने के लिए, तो उनको जात के नाम पर किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होगा। उत्पीड़न क्या होता है? ये होता है जो नंबर आप पर दो। तो क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार के जितने भी संस्थाएं हैं उसमें हमारे पिछड़ा अति पिछड़ा, हमारे जितने अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक, सबके लोगों को अगर नंबर बनाइएगा तब जाकर के वो न्याय नहीं होगा, तभी ना भागीदारी मिलेगी। और नहीं तो क्या है, कहने का अगर सर सब कुछ है बताइए आप जरा, ये समझना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में भारतवर्ष में जितनी जातियां हैं सबको आरक्षण मिला हुआ। SC ST को मिला हुआ उनकी आबादी के अनुरूप। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% मिला हुआ है। देखिए जरा समझिए, 50% का रोक लगा हुआ है, लेकिन आपने संविधान संशोधन करके किया तो क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा मार कौन खा रहा है? सबसे ज्यादा मार खा रहा पिछड़ा तो पिछड़ा का। उसको 27% आरक्षण का क्या मतलब होता है? आरक्षण का मतलब प्रतिबंध नहीं होता है कि आप 27% से आगे नहीं जा सकते। जो सामान्य सीट है उस पर वो कैसे कम्पीट करेगा? जब उसको नंबर ही नहीं मिलेगा तो कहां से कम्पीट करेगा? तो इसे देखिए, अब आपको जरूरत किस बात की? मैं एक उदाहरण इसमें दिया कि देश के सर्वश्रेष्ठ नौकरी की स्थिति है, तो नीचे क्या होता होगा, क्या हाल होता होगा वो समझ लीजिए। तो इसके लिए जरूरी है कि देखिए सत्ता में आपकी पकड़ होनी पड़ेगी। अगर सत्ता में आप रहिएगा, हम लोग जानते हैं, हम लोगों के साथ किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम लोग किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम लोग किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम लोग किसी भाषा के खिलाफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जाति धर्म भाषा के नाम पर किसी के साथ अन्याय नहीं है। अगर कोई हिंदी में बोलेगा तो कम नंबर दीजिएगा, और कोई अंग्रेजी में बोलेगा तो ज्यादा नंबर दीजिएगा, ये नहीं चलेगा। तो ये इसके लिए जरूरी है और इस पर आवाज उठाया जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो लंबी लंबी बात करके चलते तो कह देंगे क्या, आप आइए उस पर जरा, मैंने तो बिल्डिंग आपको दिखा दिया कि क्या हालत है। यहां बोलेगा बाप रे बाप, इतना पुल नीतीश बाबू बना दिए हैं, मत पूछिए। नीतीश बाबू को पता नहीं कभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उनके मंत्री तो रोज इस पुल से पार करते हैं। जो आपके हाई स्कूल के बगल में जो फ्लाईओवर बना हुआ है, आपका फ्लाईओवर, इसको बने साल भर कितना पहले चालू हुआ जरा बताइए तो? साल भर पहले चालू हुआ है। आज हम लोग आ रहे थे, उसमें गड्ढा ही गड्ढा है। नूरसराय फ्लाईओवर पर साल भर में गड्ढा हो गया, पुल बिल्कुल जर्जर दिख रहा है। किसी को शर्म आती है क्या? बताइए साहब, साल भर में जिस पुल का ये हाल हुआ, उस विभाग के इंजीनियर, उस विभाग के ठेकेदार को बचना चाहिए क्या? बताइए। लेकिन आप लोग भी निश्चिंत है कि नीतीश बाबू के राज में बड़ा भारी काम हो गया कि फ्लाईओवर बन गया, और लगता है किस प्रकार का निर्माण हुआ कि अभी से वो टूट चुका। वो पैसा किसका है साहब? वो पैसा नीतीश बाबू के घर का है, वो पैसा श्रवण कुमार के घर का है, वो पैसा भारतवर्ष और बिहार की जो जनता है उनको टैक्स का पैसा। और इस प्रकार का निर्माण है। बता रहे थे ना विभूति जी कि राजगीर में किस प्रकार की सड़क बन रही है। यहां धंधा हो गया। ये देखिए ना, बनाया है यहाँ आपका बाउंड्री टूट चुका दो तरफ, कोई देखने वाला नहीं है साहब। ठेका हो गया, दलाली हो गई, काम खत्म। इस कल्चर को बदलना पड़ेगा। आप जरा जान लीजिए, जब पूछिएगा तो कहेगा सर नीतीश बाबू ने रोड बहुत बना दिया। हमने हाल तो बता दिया आपको रोड का क्या हाल। आप जाइए, टोल टैक्स का क्या हालत है, कितना पैसा लगता है।
आप गाड़ी से जाइए तो पटना आने जाने में आपको 500 रुपया से ज्यादा आपका टैक्स लग जाएगा, रोड का ज्यादा लगेगा। बिजली का क्या हालत है? सबसे ज्यादा बिजली का बिल कहां लगता है? तो बिहार। पानी का क्या हाल है? बोलेंगे गांव में हर जगह नल जल की व्यवस्था कर दी। गांव में पानी तो आ नहीं रहे, और जहां पानी है वहां टोटी टूटा हुआ है, तो सब जगह बिल्कुल कीचड़ भर गया, पानी भरा। जो सुशासन का मतलब क्या होता है? सुशासन का मतलब होता है कि जो लोगों की सुविधाएं वो मिल जाए, जितने भी तरह की आधारभूत संरचना है उत्तम क्वालिटी का हो। यहां हाल क्या है? जितनी सुविधा मिलनी, अभी हमारे प्रीतम सिंह जी कह रहे थे, विभूति जी भी कह रहे थे, सुविधा क्या मिलना है साहब? सब जगह का देखिए गांव में लिखा हुआ है कि जाइए तो साहब आपको निवास प्रमाण पत्र मिलेगा ऑनलाइन, जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन, बोला है ना, आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन। स्थिति क्या है? जाइए तो कहेगा सर्वर डाउन है, और जब पैसा दे दीजिए तो सर्वर ऑन हो गया। बिना पैसा लिए आपका एक प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, और ये खुली चुनौती सबके लिए। हम बार बार ये बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों? ग्रामीण लोगों को जितनी भी सुविधाएं दी जानी है, जितनी सुविधाएं आप दे रहे हैं, उनके दरवाजे पर आप उसको मुहैया कराइए। अब कैसे होगा? कहेगा संभव नहीं है। बिल्कुल संभव है। जब चुनाव आयोग आपको जब वोट डालने जाते हैं तो सबके घर में दिया है ना, सबको वोटर आईडी कार्ड है ना, वोटर आईडी का। चुनाव आयोग आपको घर घर पर पहुंचा देता है। नीतीश बाबू आपका जब जातीय जनगणना करा रहे थे, घर घर से भी गणना करा दिए। तो भाई घर घर क्या, ये निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र नहीं पहुंच सकता है? सोच की बात है। आप उनको बुलाते हैं कहा? आप अंचल आइए, वो बेचारा किसान आता है जाता है, वहां काम नुकसान होता है, यहाँ बिना पैसा दिए मिलता है। आपकी सरकार ये बनेगी, आशा पार्टी की सरकार बनेगी बिहार में, तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जितने प्रकार के सर्टिफिकेट आपको मिलने होते हैं, जितने प्रकार के इस प्रकार के प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता होती है, सब आपके दरवाजे पर 31 मार्च के पहले प्रत्येक साल पहुंचा चुके। आपको इसमें चिंता नहीं करनी है, न खर्च करना है। हमारे मानिक चंद कुशवाहा जी बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे, वो किस चीज की? सुनिए इस बात को जरा सुनिएगा। बिहार में खूब चला क्या? तो साहब सबका सर्वे हो रहा है जमीन का। सुने ना आप, जरा इस पर सुनिए गौर कर। मैंने एक बार नहीं, जब हम नीतीश बाबू के साथ तो 25 साल तक रहे थे, मैंने उनसे कहा था कि हम तो कलेक्टर रहे, तो कलेक्टर का पहला काम ही है लैंड रेवेन्यू के बारे में जानकारी। आप तो इंजीनियर है, उसको क्या मतलब है? हमने कहा रेवेन्यू का मामला इतना वो होता है ना, सबके समझ में नहीं आता। और बिहार में जरा जानिए, ये सुनिए आप, बिहार में पहले क्या था? जमींदारी व्यवस्था था ना, जमीन का कब्जा किसके पास था? जमींदार लोग उसके मालिक थे। आपको देते जोतने के लिए, आप उनको देते थे तो आपको फिर जोतने देते, हटा देते। जब देश आजाद हुआ, जब जमींदारी व्यवस्था खत्म हुई, तब जाकर के जो लोग जहां जहां जमीन पर थे उनके साथ सेटल हुआ। लेकिन बहुत सारी ऐसी जमीन थी जो सरकारी जमीन थी, तालाब था, गैर मजरूआ आम था, सब तरह की चीजें थी। उसके बारे में गांव में कौन जानता है? कौन नहीं जानता है। और अगर आपने जब ये शुरू कराया तो पूरे बिहार में पता कर लीजिए, नालंदा जिला में सब लोग अपने घर से भाग के कहां जा रहा था? अंचल में अपना कागज खोजने, और वह कह रहा है कि आपका जो मकान बना हुआ है तो गैर मजरूआ आम पर है साहब, कैसे बना लिया? आपका मकान टूटेगा, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, बहुत तरह की बातें। देखिए, सबसे पहले क्या जरूरत है कि भाई जो इस तरह की चीजें, जमीन के बारे में जरा समझना बहुत जरूरी है। जमीन बहुत ही संवेदनशील मामला होता है। जमीन से आदमी का बड़ा लगाव होता है। एक मेड़ के चक्कर में भाई भाई को सब गर्दन काट देता है। तो जो बरसों से उस पर काबिज है, उस पर अगर बिना सोचे समझे
अगर छेड़छाड़ करिएगा तो न सिर्फ अशांति होगी बल्कि लोगों के मन में खौफ भी होगा। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले गांव के बाहर, मैंने एक बार नहीं कई बार बोला, पूरा गांव का जो नक्शा है उसको लिखा जाए, जमीन की किसकी किसकी क्या नवैयत है उसको बताया जाए, किसके नाम से कौन है वो बताया जाए, जिससे गांव के लोगों को पता चल जाए कि कहां किसका। और अगर कोई, देखिए यूपी में मैं रहा हुआ, ये काम बहुत होता है, अगर किसी जमीन पर गैर मजरूआ जमीन है, कोई 3 पूछ से कोई 4 पूछ से मकान बनाया हुआ है, खेती कर रहा है, उसको क्या निकाल दीजिएगा? उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है कि एसडीएम के कोर्ट में केस होता है और एसडीएम जो है सब गवाह देख कर करके उस पर अपना निर्णय देता है। ये इससे क्या होगा कि सर्वे के साथ साथ सेटलमेंट होना चाहिए कि भाई आदमी को पता है कि ये जो जमीन है वो हमारा है और इसके लिए आपके पास कागज होना चाहिए। और जब तक वो नहीं है ना तो आप करिएगा तो पूरा का पूरा गांव में उत्पात तो होगा ही, आपस में तनाव होगा, परिवार में झगड़ा होगा, कहेगा इनसे नो ऑब्जेक्शन लाइए, उनसे नो ऑब्जेक्शन लाइए, अब कहीं ज्वाइंट फैमिली बचा है क्या? सब में विवाद होगा। तो ये इस प्रकार की चीजें हैं जिस पर सोच समझ करके निर्णय लेना। और आपकी सरकार जब होगी मैं बता देता हूं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पूरी तरह से प्रचारित करें, गांव के सामने पूरा लगा दिया जाएगा, गांव में मीटिंग की जाएगी, गांव में जब सब लोग बैठा रहता है झूठ नहीं बोलेगा, अकेले जब अंचल में आ जाएगा तो दलाल उसको समझा देगा, लेकिन पूरा गांव झूठ नहीं बोलता, सब बता देगा कि किसका कब्जा है क्या है। तब आपके साथ एक अच्छा काम, और जमीन पर जब अच्छा काम हो जाएगा तो देखिएगा लोगों को काम करने में सहूलियत। ये काम होना चाहिए, इस प्रकार के लिए बताइए, बोलिए भाई। हमारे किसानों को लगना चाहिए कि हम जिस जमीन पर काम करते हैं उसका मुकम्मल कागज हमारे पास है, और अगर नहीं है तो इस सरकार का दायित्व है कि कैसे वो कागज मुहैया कराया जाए, क्योंकि बरसों से उस पर वो काम कर, तो ये हमारा रहेगा उसमें। दूसरी एक बात और जरा समझ लीजिए, आज क्या होता है कि जाइए पता कर लीजिए कि आपका जमीन का क्या नवैयत है। अरे भाई बता दीजिए ना उसको, परमानेंट क्यों रोज रोज जाएगा? और अगर आपको म्यूटेशन कराना है कितना पैसा लगेगा? आपकी सरकार जब होगी तो म्यूटेशन भी जैसे उत्तर प्रदेश में होता है, म्यूटेशन कर कर करके जो रेवेन्यू का कर्मचारी है आपके घर पर वो कागज पहुंचाएगा कि ये आपका म्यूटेशन है। ये नहीं कि आप रोज चक्कर मार रहे हैं। यहां आप देख लीजिए सुविधा में, हमारे साथी लोग बता रहे थे, पेंशन की बात कह रहे थे ना सब लोग, भाई जितने हमारे यहाँ पर बूढ़ा बूढ़ी है उनको पेंशन कितना मिलता है? 400 रुपया। 400 में क्या होगा? जो हमारे विधवा हैं उनको भी 400, जितने हमारे दिव्यांग हैं उनको भी 400 में क्या होगा? सब लोग अपना पेंशन बढ़ा लिए, एमपी लोग का भी पेंशन बढ़ गया, मुख्यमंत्री जी का भी पेंशन बढ़ गया, जरा जान लीजिए। लेकिन गरीब का 400 पेंशन नहीं बढ़ाएंगे नीतीश बाबू, समझ रहे हैं ना? अपना पेंशन बढ़ा लिए लेकिन बिहार के गरीबों का पेंशन नहीं बढ़ाए। आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी तो भारतवर्ष में जहां सबसे ज्यादा पेंशन मिलता होगा उससे 100 रुपया हम लोग ज्यादा। और आप सब लोग किसान हैं, किसानों के लिए कोई पेंशन की अलग से व्यवस्था नहीं। हमने नीतीश बाबू को बोला था कि अरे आप किसान को पेंशन दे दीजिए, नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना से 6,000 रुपया दे रहे हैं, तो आप भी किसानों को पेंशन दे दीजिए। तो हमसे कहते रहे रामचंद्र बाबू हम बिहार के किसानों को बहुत कुछ देते हैं, उनसे ज्यादा देते हैं। कि हाँ क्या देते हैं वो बता दें आपको। जब किसान की फसल मारी चली जाए, बाढ़ में दा जाए, ओला में बर्बाद हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो अंचल के सीओ साहब रिपोर्ट बनाए
कि बताओ भाई, चंडासी गांव में किसका किसका नुकसान हुआ, अंधन्ना में किसका किसका नुकसान हुआ। तब जिसकी जिसकी पैरवी रहेगी अंचल में, वो तो अपना बना लिया। जिसका नुकसान नहीं हुआ उसका तो बन गया, और जिसका नुकसान हुआ वो नहीं पहुंचा उसका नहीं बन। तो हम कहे कि आप बनाते हैं ना नीतीश बाबू, कि जब किसानों का फसल नुकसान हो जाएगा तब आप मदद करिएगा। ये कौन मदद हुआ? तो आप मनाते हैं किसानों का फसल नुकसान हो? भाई आपको तो सकारात्मक सोच रखना चाहिए। आप किसानों को लेकर से पेंशन दीजिए, कि किसान ही है जो इस देश को खाद्यान्न सुरक्षा दिया है। आप किसी के सामने कटोरा नहीं फैला रहे हैं। पहले क्या होता था इस देश में? 67 का काल आप लोगों कुछ लोगों को याद हो, कहां से आता था अनाज? तब लोगों को मिलता था खाने के लिए, लोग लाइन लगा रहते थे। लेकिन आज हमारे किसानों ने, खास करके नालंदा जिला के किसान कितने मेहनती हैं, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाते उनको पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं? आप लोग बताइए। अरे बोलिए ना, किसान को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं कि आपकी पार्टी की सरकार जब बनेगी तो किसानों को हम लोग पेंशन स्वीकृत करेंगे। और हम लोग जो बोलते हैं वो बोले कि नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको करके दिखाएंगे। तो आप समझ लीजिए, हमारे जितने यहाँ नारी शक्ति बैठी हुई है, इनको भी आज की तारीख में घर चलाने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है इनके खाते, कोई नहीं मिलता है। बहुत सारे प्रदेश में आप देख रहे हैं ना, उनको पैसा दिया जा रहा है। तो अपनी पार्टी जब सरकार में आएगी तो हम लोग का यह प्रस्ताव है आपके सामने रख रहे हैं कि हम लोग नारी शक्ति सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। करना चाहिए। अरे तो आप लोग महिला लोग तो ताली बजाइए, आपके लिए करेंगे ना। और इसमें जितने भी हमारी महिलाएं होंगी सबके खाते में प्रति महीने पैसा दिया जाएगा, और वो पैसा इतना होगा जो भी प्रदेश में देता उससे हम लोग 100 रुपए। इसके अलावा जरा जान लीजिए, आगे समय किस चीज का है? शिक्षा का है, शिक्षा का। बेटे बेटियों को पढ़ाने की इच्छा। आज बच्चा को स्कूल कॉलेज पढ़ता है, ट्यूशन में कितना खर्चा होता है ना, कितना फीस लगता है। तो बिहार में जान लीजिए, आपकी जब सरकार आएगी तो हमारी बेटियों के लिए, बेटों के लिए एमए तक की पढ़ाई में आपको कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा। जो पढ़ना चाहेंगे, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई का। उसके अलावा बच्चा सबका क्या होता है, गांव में पूछिए, गांव में कहता है ये टिसनी पढ़े जा रहा है, पढ़ने जाता है ना, टिसनी, ट्यूशन को टिसनी बोलता है। घर में खर्च होता है, एक एक बच्चे पर 500 रुपया 700 रुपया महीना में पड़ता है। तो ऐसे जितने बच्चे हैं उनको भी हम लोग, उनके गार्जियन को प्रति वर्ष कम से कम 6,000 से 7,000 रुपया देंगे कि छोटा मोटा उसका खर्चा निकल जाए। उसी प्रकार से देखिए, सर्दी गर्मी, खांसी बुखार हो जाता है, बड़ा बीमारी होता है तो जाते हैं अस्पताल में, सरकार की व्यवस्था है। लेकिन जब खांसी बुखार होता है कोई मदद नहीं करता है, और जब दवा लाने जाइएगा तो 1,000-2,000 लग ही जाता है। तो इसके लिए भी आपकी पार्टी की जब सरकार होगी तो सब परिवार को इस छोटे मोटे इलाज के लिए भी हम लोग 5 से 6,000 रुपया प्रति वर्ष देंगे कि छोटा मोटा खर्चा आपका निकल जाए। जो बड़ी बीमारी होगी उसका तो सरकार इलाज कराएगी। तो सब लोग कहेंगे यार सीपी सिंह इतना लंबा भाषण करते पैसा कहां से लाए? तो जरा सुन लीजिए, अभी नीतीश बाबू बिहार का बजट बनवाए, कितना का? 3,17,000 करोड़। कितना है? 3,17,000 करोड़ का बजट। कितना रुपया? और रुपया कहां जा रहा होगा? यही सब बाउंड्री बनने जहाँ टूट जाए, यही सब बिल्डिंग बनने में जो टूट फूट के बराबर हो जाए, यही सब रोड बनने में जो टूट फूट के बराबर हो जाए। और सबसे जरूरी क्या है बिहार में? हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत हमारे मानव संसाधन, हमारे लोग।
उनके पास जितना हम पैसा देंगे, आप देखिए 317 करोड़, 3,17,000 करोड़ है ना, और 13.5 करोड़ आबादी है। तो जितना हर एक आदमी के हिस्से में पड़ता है, बिजली, सड़क, पानी को अलग कर दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य को अलग कर दीजिए, बाकी पैसा आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और अगर आप जोड़िएगा इतना पैसा में, तो अच्छा खासा पैसा हर एक परिवार को प्रतिवर्ष मिल जाएगा। और हमारे लोग को जो पैसा मिलेगा, खास करके हमारी महिलाओं को, तो पैसा का दुरुपयोग नहीं करेंगे। नीतीश बाबू ने क्या लाया है यहाँ कि भाई शराबबंदी कर देंगे तो सबके घर में खुशहाली आ जाए। सब जगह लगा है ना, आप लोग सब लोग यहाँ बैठे हुए। कौन गांव है नालंदा जिला का एक गांव नीतीश बाबू बता दो। मैं नीतीश बाबू को कहता हूं, नीतीश बाबू बता दे कि नालंदा का कौन एक गांव है जहां लोग आज भी दारू नहीं पीते? है कोई गांव? सब गांव में वर्षों से लोग पी रहा है। और ताड़ी तो हम लोग बचपन से देखे, इतना तार का पेड़ है चारों तरफ, सब जगह पीते रहते हैं। और नीतीश बाबू ने क्या कहा कि नहीं, कोई नहीं पिएगा। और स्थिति क्या है सरकार का, जरा सुन लीजिए। नीतीश बाबू की जिद के चलते प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ का राजस्व कम था। कितना? 30,000 करोड़। आप लोग रजिस्ट्री कराने जाते हैं कभी, जमीन अगर बेचना या घर लिखवाना है, इतना ज्यादा रजिस्ट्रेशन का कहीं रेट नहीं है जितना बिहार में। पहले बंदूक का रिन्यूअल कराने जाते थे, राइफल का, तो 2 रुपया 4 रुपया फीस था। अभी मैं देख रहा था राइफल का पटना में, मैंने देखा 2,500 रुपया रिन्यूअल का फीस। 30,000 करोड़ का जो नुकसान करा रहे हैं आप। शराब घर गांव गांव में लोग बिक रहा है, गांव गांव में लोग पी रहे हैं। अब प्रमाण सामने है कि कई लाख लोग, गरीब लोग जेल के अंदर हैं कि नहीं। आपकी गाड़ी जो 112 नंबर पुलिस की लगी हुई है, ये बिहार सरकार की गाड़ी नहीं है, ये केंद्र सरकार की गाड़ी है। इसका खर्चा केंद्र सरकार देती है। जिम्मा का है चेक करना कि कोई घटना घट जाए, अपराध की घटना हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर का हो जाए, तो जाए पुलिस। लेकिन 112 नंबर का काम क्या है? अभी देखेगा कि आरसीपी सिंह के मीटिंग से आ रहा है, इसका मुंह जरा हो कैसा लग रहा है, यही काम रह गया। आप देखिए राजस्व का नुकसान, गरीब के जिसके घर में 50 रुपया में दारू पीता था, पूरा 200 रुपया खर्चा हो रहा है। सोच देखिए, उनको लगा कि हम प्रशासन वाले तो है, हम बहुत बड़ा समाज सुधारक हो जाते हैं। हमने कहा था नीतीश बाबू, प्रशासक समाज सुधारक नहीं हो सकता। अगर आपको शराबबंदी यहाँ लागू करानी है, 2 साल 4 साल में नहीं होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसके लिए अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों को जागृत करना पड़ेगा, इसका जागरण अभियान चलाना पड़ेगा। जो लोग समझ जाएंगे कि शराब पीना ठीक नहीं है तो बंद कर। लेकिन कितना बड़ा नुकसान है, सब लोगों का पूरा पुलिस महकमा किस चीज में लगा। आप याद करिए, नीतीश बाबू जब मुख्यमंत्री बने थे 2005 से 2010 में, हम उनके साथ थे। बिहार में कानून का राज उसी समय डंका बज जाता। किसी अपराधी की हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर निकले राइफल लेकर के, बंदूक लेकर के। आज क्या स्थिति है, दिन दहाड़े ठोक दे रहा है। कारण क्या है? क्योंकि पुलिस का काम कहां लग गया, तो शराब बंद करने। पुलिस का यही मुख्य काम है, उसमें तो आबकारी विभाग है। पुलिस का काम है अपराध को रोकना, लेकिन पुलिस को तो आपने वहां लगा दिया। अगर किसी थानेदार के इलाके में शराबबंदी को घटना हो जाए, जहरीली शराब का हो जाए, तो थानेदार तो गया नौकरी से। आप सोचिए, उसके क्षेत्र में अपराध हो गया, हत्या हो गई, कोई मतलब नहीं है। तो जो कानून का मुख्य आधार कानून व्यवस्था का था, पुलिस का, कानून उसको अलग कर दिए। और एक समय था जब नीतीश बाबू का सब चीज नियंत्रण में था, तो फिर भी चलता था। लेकिन आज तो कुछ नियंत्रण में है ही नहीं। कोई इधर चला रहा है, कोई इधर चला रहा है, कोई इधर चला रहा है। तो आज जो बिहार की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। आज भी देखिए क्या स्थिति है, हमारे बच्चे यहां से बाहर जा रहे। उपाय क्या है कि यहां पर रोजगार के अवसर होने चाहिए, उद्योग धंधे लगने चाहिए। देखिए
हमारे नालंदा के कुछ नौजवानों ने इथेनॉल का प्लांट देखिए लगाया है। लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो एक दो इथेनॉल का प्लांट क्यों, बहुत सारी चीजें लग सकती हैं। मक्का है ना, मैं बार बार बोलता हूं, जो मकई है, एक मकई से 24 तरह का प्रोडक्ट बनता है। बहुत सारी चीजें बन सकती है, बहुत संभावनाएं है, उस पर रखना चाहिए। और एक बात और लोग बोल देता है कि अरे बिहार में क्या होगा, उद्योग धंधा, तो आरसीपी सिंह ऐसे बोलते हैं, यहाँ कहीं कोई खनिज संपदा है, यहाँ कोई मिनरल है। ऐसा नहीं है। बिहार में सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया मिनरल। अभी आप लोग देखे होंगे दुनिया में युद्ध कहां चल रहा है, रूस और यूक्रेन में। देख रहे हैं ना, 3 साल से युद्ध चल रहा है। अभी क्या हो रहा है, अमेरिका यूक्रेन पर क्या दबाव डाल रहा था, समझिए जरा, तब मैं बताता हूं बिहार का मतलब। अमेरिका यूक्रेन को कह रहा था कि हम तभी तुमको सुरक्षा देंगे जब तुम्हारे यहां जो रेयर धातु है, रेयर अर्थ है, जो मेटल्स जो है, अगर उसको हमको दो तब हम तुमको सुरक्षा की गारंटी दें। यूक्रेन तैयार नहीं था, लेकिन अंत में यूक्रेन को झुकना पड़ा और यूक्रेन ने अमेरिका को यह अधिकार दिया है कि उसके यहां जो रेयर अर्थ धातु है उसको अमेरिका उससे काम करे। आप जरा समझिए कितना महत्वपूर्ण चीज है। बिहार में रेयर अर्थ भरा हुआ है। जितने केमिस्ट्री पढ़ाने वाले लोग हैं जानते हैं कि रेयर अर्थ का 17 मेटल्स का ग्रुप होता है, भरा हुआ है। आगे के समय में, अरे डॉक्टर साहब तुम कहा मीटिंग बुलवाए क्या, मुश्किल है, क्या कर रहे हैं। चलो यार, हमको क्या बोल रहे हैं। अरे पहले आगे करो, पहले आगे करो, इसको आगे निकालो। अरे आगे निकालो ना यार। देखिए 10 मिनट में खत्म करें। देखिए रेयर अर्थ सबसे ज्यादा बिहार में, कहिएगा कहां बनता है, जो मोबाइल है, जितने तरह का फोटो आप देखते हैं, रंगीन फोटो देखते हैं, जहाज चल रहा है, बहुत तरह की चीजें चल रही है, सब में जो है वो रेयर अर्थ का ही उपयोग होता है, और सबसे ज्यादा बिहार। और हमारे नालंदा के बगल में जो जेठियन देख रहे हैं ना, सुनिए जरा, तब आप लोग 2 मिनट खत्म करेंगे। जेठियन के बगल में सोना का कूद भंडार है, सोना का। वैसे ही स्वर्ण भंडार राजगीर में नहीं है, सोना का कूद भंडार है, कहीं नहीं है, वो अपने बिहार में ही है। लेकिन यहाँ के नेता कहेंगे यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ सब तरह का धातु है, सब तरह का मिनरल्स है। जरूरत किस बात की है कि उस पर ध्यान दे करके उद्योग धंधे लगाए जाए, वो जितने तरह की वो खनिज है उस संपदा का दोहन किया जाए, तो हमारे बिहार को रॉयल्टी भी मिलेगी, हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तभी नहीं आमदनी बढ़ेगी लोगों की। और जब आमदनी बढ़ेगी तभी ना बिहार में खुशहाली आएगी। और ये लोग तो करने वाले हैं नहीं, ये तो कहते कुछ है ही नहीं। तो आगे देखिए 2025 का जो चुनाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। सुन लीजिए अंतिम बात, इस चुनाव में और चुनाव में क्या फर्क होगा। ये अंतिम चुनाव है जहां नालंदा विधानसभा रहेगी। अगला चुनाव में 2030 में नालंदा विधानसभा नहीं रहेगा। नोट कर लीजिए, 2029 के लोकसभा चुनाव में नालंदा लोकसभा नहीं रहेगा, क्योंकि डिलिमिटेशन होगा। फिर से जो है सीटों का डिलिमिटेशन होगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी। नालंदा जिला हो सकता है 2 लोकसभा हो जाए, आज 7 विधानसभा है, हो सकता है 14 विधानसभा हो जाए। तो अंतिम चुनाव है, और इस बात को गौर से सुनिएगा। अगर आपका अपना विधायक रहेगा नालंदा क्षेत्र में आशा पार्टी का, तो जो डिलिमिटेशन होगा उसमें ध्यान रखेगा कि हमारे लोगों का अहित ना हो। जो हमारा क्षेत्र आता है उसके जितने भी इंटरेस्ट हैं वो सुरक्षित रहे। तो इसलिए अपनी सरकार बनाने के लिए और आगे आने वाले समय में लोकसभा क्षेत्र
विधानसभा क्षेत्र के निर्धारण में विधायक की भूमिका होने जा रही है, इसलिए जरूरी है कि आप अपना विधायक बनाइएगा। आप लोग सहमत हैं? अरे नालंदा विधानसभा में आप सबकी आवाज पार्टी का विधायक बनाइएगा। तो आप जब विधायक बनाइएगा तो जितनी बात मैंने कहा वो सब पूरा होगा। नोट कर लीजिएगा। हमको कहिएगा कि नूरसराय में आप भाषण दिए थे, कराइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।